Hello and welcome everyone. I'm going to discuss about the topic plagiarism. Now, what is plagiarism? इंट्रोडक्शन। जो प्लेगरिज्म है वो एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड प्लेगराइज से लिया गया है, जिसका ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जिसका मीनिंग होता है टू गेट नैप। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्लेगरिज्म इज़ कॉपिंग अनदर्स वर्क और बोरोइंग समवन एल्स ओरिजिनल आइडिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्लेगरिज्म। मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टू प्लेगरिज का मतलब होता है कुछ चोरी करके उसको अपने नाम से आगे पहुंचाना, किसी और का प्रोडक्शन को यूज़ करना बिना उसको क्रेडिट किए, लिटरेरी थीफ, किसी भी एक्सिस्टिंग सोर्स से नया आइडिया या नया ओरिजिनल आइडिया डराइव करना बिना उसको क्रेडिट दिए। इसलिए हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लेगरिज्म इज़ एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। इसमें किसी की चीज़ों को चोरी करने के साथ साथ उसके बारे में झूठ बोलने का भी जिक्र किया जाता है कि उसके बारे में झूठ बोले जा रहे हैं। जो प्लेगरिज्म है वो किसी भी चीज़ पे अप्लाई हो सकता है, जैसे कि टर्म्स, पेपर्स, फोटोग्राफी, सॉन्ग्स, इवन आइडियाज़ कैन बी प्लेगराइज्ड। Now, types of plagiarism. Types of plagiarism can be classified into three: source not cited, source cited, and other. सोर्स नॉट साइटेड का मतलब होता है कि किसी भी जब राइटर का लिटरेचर या कुछ भी जब हम लोग कॉपी कर रहे हैं, चाहे उससे अपना आइडिया डिराइव कर रहे हैं, तो बिना उस राइटर को मेंशन किए, बिना उसको क्रेडिट दिए, हम लोग उसको एज अ फोटो कॉपी उसका पूरा राइटिंग वर्क ले रहे हैं, विच कम्स अंडर सोर्स नॉट साइटेड प्लेगरिज्म. So the first one is source not cited, the ghost writer. द घोस्ट राइटर इसमें क्या होता है, जो राइटर टर्न्स अनादर्स वर्क वर्ड टू वर्ड एज हिज और हर ओन. Then the next one is the photocopy. The writer copies significant portion of the text straighted from a single source without any alteration. And the other one are padlock paper, the poor disgrace, the labor of laziness, and the self-stealer. नेक्स्ट वन इज़ सोर्स साइटेड. सोर्स साइटेड का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी राइटर का लिटरेचर या नोट्स कॉपी कर रहे हैं, कुछ भी कॉपी कर रहे हैं, तो उनको हम क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन क्रेडिट देने के बावजूद कहीं कहीं पे हम उनका फुटनोट वगैरह कहीं कहीं पे हम उनको एक्चुअली मेंशन करना भूल जाते हैं कि किसने कब और क्या कहा था. तो दैट कम्स अंडर सोर्स साइटेड. इट्स टाइप्स आर द फॉरगोटन फुटनोट. In this, writer mentions the author name as a source, लेकिन वो उसका specific information on the basis of its location and material reference ये लिखना भूल जाता है या वो लिख नहीं पाता है, तो इसको बोलते हैं the forgotten footnote. The next one is the misinformer. इसमें जो writer होता है वो inaccurate information provide करता है regarding the source, जिसकी वजह और उसको खोजना लगभग impossible कर देता है लोगों के लिए. द नेक्स्ट वन इज़ द टू परफेक्ट पैराफ्रेज. इसमें क्या होता है कि जो राइटर होता है वो साइट करता है सोर्स को, लेकिन उसको क्वोटेशन मार्क में लिखना नहीं लिखता है, और जिसकी वजह से वर्ड टू वर्ड कॉपिंग और या क्लोज टू इट इसको बोल सकते हैं, और जिसकी वजह से वो इस चीज़ को फॉल्सली क्लेम करता है कि ये उसका ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है. द नेक्स्ट वन इज़ द रिसोर्सफुल साइटर. इसमें क्या होता है कि जो राइटर है वो प्रॉपरली साइट, सोर्स, पैराफ्रेजिंग हर चीज़ को बहुत अच्छे से साइट करता है, लेकिन इतना ज़्यादा वो कॉपी कर लेता है कि ये बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं रह जाता है, और कई बार उसको डिफरेंस स्पॉट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक बिल्कुल वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट की तरह दिखाई देता है. एंड देयर इज़ वन मोर, द परफेक्ट क्राइम. नाउ द नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट कैटेगरी इज़ अदर्स, जिसके अंदर आता है सेल्फ प्लेगरिज्म, मोज़ाइक प्लेगरिज्म, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म एट्सेट्रा. वी विल बी डिस्कसिंग मोस्ट ऑफ देम. सो द फर्स्ट वन इज़ सेल्फ प्लेगरिज्म. इसमें क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना जो पुराना
पुराना नोट्स रहता है उसी को दोबारा प्लेगराइज करके सबमिट कर देते हैं, लेकिन उसमें कई पार्ट मिसिंग होते हैं और एक्चुअल वर्क के मुकाबले कई पार्ट मिसिंग होते हैं क्योंकि वो दोबारा प्लेगराइज किया गया है। सेकंड है मोज़ेक प्लेगरिज्म। इसमें क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस, ऑथर का जो लैंग्वेज होता है उसमें जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसके साइनोनिम्स को चेंज कर दिया जाता है, बड़े बड़े वर्ड्स के साइनोनिम्स को चेंज कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। इसको हम लोग बोलते हैं मोज़ेक प्लेगरिज्म। The next one is accidental plagiarism. Accidental plagiarism occurs when an individual overlooks the significance of citing source and ends up leaving the reference unacknowledged. Sorry. Then the direct plagiarism. Direct plagiarism when the author copies the work of another author and imitates the entire text word word for word without using quotation marks or attribution of any type, then it is known as direct plagiarism. The other type of plagiarism are inappropriate authorship, source-based plagiarism, data fabrication and falsification, paraphrasing plagiarism, intellectual theft and stealing, and replication or author submission violation. Now, what are copyright law? Copyright लॉस वो होते हैं जो हम लोग के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं या कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। इसमें होता क्या है कि बिना किसी के परमिशन के उसके आइडिया या उसके इंफॉर्मेशन को कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जैसे कि द म्यूज़िक, इमेजेस, वर्ड्स, वीडियो एंड अ वेराइटी ऑफ अदर मीडिया कांट बी रिप्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर और समवन एल्स। जब भी किसी भी चीज़ में जब कॉपीराइट लॉज लग जाते हैं तो उसमें एक कॉपीराइट ट्रेडमार्क होता है जो कि इस तरह का दिखाई देता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ जो भी इन कॉपीराइट लॉज को ओबे नहीं करेगा उनको कोर्ट के द्वारा सज़ा मिल सकती है। नाउ व्हाट आर द पनिशमेंट्स फॉर प्लेगरिज्म। मान लीजिए कि अगर प्लेगरिज्म कहीं किसी एकेडमिक में होता है, एकेडमिक स्कूल्स वगैरह या कॉलेजेस में होता है, तो मोस्टली उसको जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर होता है या जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है वो उसको हैंडल करते हैं। लेकिन अगर प्लेगरिज्म मनी, प्राइस या जॉब प्लेसमेंट को लेकर हुआ हो तो ये एक पनिशेबल क्राइम है। तो इसमें पहला है एकेडमिक पनिशमेंट। एकेडमिक पनिशमेंट में जो मोस्ट ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी होता है उसमें ज़ीरो टॉलरेंस होता है और जो भी प्लेगराइज्ड असाइनमेंट होता है वो नहीं माना जाता है, एज वेल एज फॉर ऑल्सो फॉर द कोर्स दे आर नॉट एक्सेप्टेड। देन द नेक्स्ट वन इज़ लीगल पनिशमेंट। लीगल पनिशमेंट में ये कोर्ट में पेनल्टी लगता है, जैसे कि ज़्यादातर केसेस ऑफ प्लेगरिज्म जो होता है वो पनिशेबल होता है और उसके लिए कोर्ट जो है वो फ़ाइन डिसाइड करती है बिटवीन $100 to $50,000 एंड इवन 1 साल का जेल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ द इंस्टीट्यूशनल पनिशमेंट, जिसमें ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन हैं वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं, प्लेगरिज्म बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं और उनके पास पूरी दुनिया में लगभग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस ऑफ प्लेगरिज्म आर सीन, जिसमें कि लोग अपना बहुत सारा जॉब लॉस्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ प्लेगरिज्म। नाउ मेजर केसेस ऑफ प्लेगरिज्म, ज़्यादातर प्लेगरिज्म जो होता है वो स्टूडेंट डिसर्टेशन या टर्म पेपर असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में होता है, थीसिस रिसर्च रिपोर्ट्स में, एकेडमिक रिसर्च राइटिंग लाइक बुक्स, आर्टिकल्स एंड पेपर, ये सब में ज़्यादातर प्लेगरिज्म पाया जाता है। नाउ प्रिवेंटिंग प्लेगरिज्म एज अ स्टूडेंट रिसोर्स में हम लोग प्लेगरिज्म को से कैसे बच सकते हैं। जैसे कि कोई भी रिसर्च पेपर अगर आप बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप अपने ओरिजिनल आइडियाज़ लेके आइए और एट द सेम टाइम अगर आप किसी बुक से रेफरेंस ले रहे हैं तो उसका रेफरेंस नोट करते जाइए जो ऑलरेडी हो चुका है,
जिसकी खोज ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट सबसे पहले आप अपने जो भी इंस्ट्रक्टर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको बताइए कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उनसे पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टेकिंग प्लानिंग योर पेपर। किसी भी राइटिंग को, रिसर्च को या थीसिस को लिखने से पहले what we have to do is we have to plan everything. First of all we have to write and we have to make an outline for the thesis or research we are writing. Then that's what comes under planning your paper. Now taking effective notes. आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपको सही लगता है, जो भी चीज़ आपको लगती है कि ये हो सकता है, तो वहाँ पे इफ़ेक्टिव नोट्स लीजिए, अपने अपने सोर्स से वहाँ पे को नोट डाउन कीजिए। एंड ताकि जब आप दोबारा लिखने बैठ, जब आप पहली बार लिखना शुरू करें तब आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाए। द नेक्स्ट वन इज़ व्हेन इन डाउट साइट सोर्स। जब भी आपको किसी चीज़ के लिए डाउट लगे तो आप तुरंत अपने जो साइट सोर्स है, जिस सोर्स से आप लिख रहे हैं, उसको तुरंत आप खोजें, उससे लिखें, और जिससे आपका जो पेपर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन हो जाएगा। उसमें आप ये दिखाएं कि आप किसी के आइडियाज़ को सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको प्रोसेस करके उसमें कुछ कुछ ऐड कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेक इट क्लियर हु सेड व्हाट। कभी भी अगर आप साइट को सोर्स करते हैं लेकिन फिर भी हर जगह आप ये क्लियरली लिखिए कि हु सेड व्हाट, किसने क्या कहा था, इन बिटवीन द क्वोटेशन मार्क। ठीक। नाउ इवन नो हाउ टू पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब ये होता है कि पैराफ्रेज एक रीस्टेटमेंट होता है जिसको किसी और के वर्ड को या किसी और के आइडिया को आप अपने वर्ड में लिख रहे हैं, उसको हम पैराफ्रेज करते हैं। तो किसी और के सेंटेंस के कुछ वर्ड को चेंज कर देने से वो पैराफ्रेज नहीं बनता है। आपको बोथ द सेंटेंस एंड द वर्ड बोथ शुड बी चेंज्ड। नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएटिंग योर सोर्स। इंटरनेट पे आपको जितने भी सोर्स मिलते हैं वो सारे साइटिंग के लिए नहीं होते हैं, कई उनमें से तो कई बिल्कुल ही गलत होते हैं। तो इसलिए कैसे जानें कि कौन सा सही है? तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये पता लगाइए कि किस ऑथर ने किस पेज पे क्या लिखा है और वो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर किया। तो इस चीज़ से आप अपना सोर्स इवैल्यूएट कर पाएंगे। नाउ देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनमें से कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और कुछ प्रीमियम मांगते हैं, जिनमें आप वर्ड टू वर्ड ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा वर्ड प्लेगरिज्मिक वर्ड है और कौन सा नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ वैसे सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल हैं डुप्लीचेकर, प्लेगरिज्मा, कॉपीस्केप, टर्निटी, वाइपर, पेपर रेटर, प्लेगस्केन, कॉपी लीक एंड प्लेग टाइगर, etc. Now, thank you for listening.